अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। दुनिया के अक्सर ममालिक में गंदम की फी एकड़ पैदावार 100 मन के करीब है, मगर पाकिस्तान में 30 मन से ऊपर नहीं जा रही। वजह सिर्फ किसानों की गलत प्रैक्टिसेस और गैर मतवाजन खादों का इस्तेमाल है। इस साल भी अगर बैलेंस खादें और सही प्रैक्टिसेस से गंदम काश्त न की गई तो हालात जूं के तूं ही नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल 22 से 23 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त की जाती है। पैदावार कम होने के बायस हमारे पास कुल गंदम 25 से 26 मिलियन मैट्रिक टन आती है, जबकि हमारी ज़रूरत 28 से 29 मिलियन मैट्रिक टन है। ज़रूरत पूरी करने के लिए हम मुख्तलिफ ममालिक से गंदम इंपोर्ट करते हैं। ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त होने की वजह से हमारे पास तेलदार इजनास काश्त करने के लिए ज़मीन बाकी नहीं बचती। गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाकर गंदम की ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है और बैरून ममालिक से महंगा इंपोर्टेड ऑयल भी मकामी सतह पर पैदा किया जा सकता है। आज का प्रोग्राम गंदम की बेसल फर्टिलाइजर डोज यानी गंदम बुवाई के वक्त इस्तेमाल होने वाली खादों के बारे में है। इसके अलावा किसानों को यह भी बताएंगे कि बीज का बुवाई से कबल ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है और आप जड़ी बूटियों का कैसे मुअस्सर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसे किसानों से करवाएंगे जो गंदम की फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल करते हैं। पाकिस्तानी जमीन की साख्त और बीज इस काबिल हैं कि फी एकड़ 80 मन पैदावार हासिल की जा सके। चंद पाकिस्तानी किसान इतनी पैदावार हासिल कर भी रहे हैं, मगर किसानों की अक्सरियत 30 मन फी एकड़ से आगे नहीं बढ़ पा रही। गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाकर रोटी की बढ़ती हुई कीमत को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो पाकिस्तान में आम आदमी की मुश्किल खुराक है। गंदम की 80 मन फी एकड़ पैदावार के लिए 80 किलो नाइट्रोजन, 32 किलो फास्फोरस और 91 किलो पोटाश दरकार होती है। इसके अलावा अज्जाए सगीरा में जिंक, बोरान, मैग्नीशियम वगैरह भी जरूरी होते हैं। जमीन का टेस्ट करवाने के बाद मालूम होगा कि बताई हुई मिकदार में से कितने अज्जा आपकी जमीन में हैं और कितने आपको ऊपर से डालने पड़ेंगे। मुख्तलिफ इक़साम का रस्ट यानी कुंगी गंदम की एक आम बीमारी है जो फरवरी और मार्च में फसल पर हमलावर होती है और बाज़ औक़ात 20 से 30% पैदावार का नुकसान कर देती है। इससे बचने का एक तरीका ये भी है कि बीज बुआई के वक्त ट्राइकोडर्मा या फफूंदी कश जहर से बीज को ट्रीट कर लिया जाए। इस तरह इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। बीज को 2 तरह का जहर लगाना जरूरी होता है। फफूंदी कश जहर जो बीज को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है, और दूसरा कीड़े मार जहर जो बीज को मुख्तलिफ कीड़ों के हमलों से महफूज रहने में मदद देता है। अगेती काश्त में बीज का ट्रीटमेंट ना करने की सूरत में नुकसान का खदशा कम होता है, मगर पछेती काश्त में बीज को जहर लगाना इंतहाई जरूरी होता है। बीज का बुआई से कबल अगर ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो किन किन बीमारियों से गंदम की फसल महफूज रह सकती है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जमील शफी साहब मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको सीड ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो फसल महफूज रह सकती है। बीज को जहर लगा के काश्त करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। ख़ास तौर पर 2 चीज़ों के लिए हम बीज का जो जहर लगाना है वो रिकमेंड करते हैं। अब अगर बीमारियों की बात करें तो आप एक बीमारी को बहुत कॉमनली जानते हैं कि जब हमारा सिट्टा निकलता है तो उसमें दानों की बजाय ब्लैक सा पाउडर निकल आता है। उस बीमारी को कहते हैं गंदम की खुली कुंगियारी या इंग्लिश में लूज स्पॉट ऑफ व्हीट। उसको बड़ा अच्छा कंट्रोल देता है सीड ट्रीटमेंट में, और वहाँ पे अगर उस तरह के सिट्टे निकल आते हैं तो कोई कंट्रोल नहीं होता। उसका कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ बीज को जहर लगाने से ही होता है। इसी तरह एक बीमारी होती है बंट की बीमारी, उसका भी बीज को जहर लगाने से ही कंट्रोल किया जाता है। और इस तरह हमें एक बेहतरीन जो है वो प्लांट पॉपुलेशन हासिल होती है, और बेहतरीन प्लांट पॉपुलेशन की वजह से हमें ज़्यादा सिट्टे, ज़्यादा पौधे और ज़्यादा पैदावार को यकीनी बनाता है। ट्रीटमेंट का तरीकाकार क्या है और कौन सा जहर किस बीमारी के खिलाफ
मुअस्सर काम करता है? बीज को जहर लगाने का तरीक़ेकार तो बहुत ही सिंपल है। अगर उनके पास वो घूमने वाला ड्रम मौजूद है तो उसमें अपने बीज को डालें और जो जहर का महलूल बना के, अगर पाउडर में है तो जहर का महलूल बना के इतना कि वो बीज को कवर कर ले, उसके ऊपर डालें और फिर ड्रम को घुमाना शुरू करें इस तरह, इतनी देर के वो हर एक दाना जो है वो जहर से कवर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कितने % किसान हैं जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं और बाकी जो हैं वो क्यों नहीं करते, वजह क्या है? कि हमारे 5 से 7% जो है किसान सीड ट्रीटमेंट करते हैं और बाकी जो हमारी फसल है वो बगैर सीड ट्रीटमेंट के ही काश्त हो रही होती है। यहाँ पे मैं एम्फासाइज़ करना चाहूँगा कि अगर आप वक्त पे काश्त कर रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट ना करने से भी आपकी फसल अच्छी पैदावार दे सकती है। लेकिन अगर आप ऐसी फसल काश्त कर रहे हैं जो लेट है या फिर बारानी एरियो में काश्त कर रहे हैं तो वहाँ पर सीड ट्रीटमेंट से आपकी फसल की जो पैदावार है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ट्राइकोडर्मा जो है उसका भी अगर सीड को ट्रीटमेंट किया जाए तो इसके बड़े अच्छे असरात आते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है और इसका क्या तरीकाकार है? ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। ये बिल्कुल उसी तरह ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं जो ट्राइकोडर्मा में है। मुख्तलिफ फार्मूलेशन है, उनमें से कुछ फार्मूलेशन कैप्सूल्स में आ रही हैं, कुछ पाउडर्स में आ रही हैं। जो कैप्सूल फार्मूलेशन है उसको मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन फार्मूलेशन है और एक कैप्सूल जो है वो पर केजी के हिसाब से उसका महलूल बना के जो है जितना भी आपका बीज है उनके ऊपर लगाएं और फिर उसको काश्त करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दें कि ये जो ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट है ये फफूंदी कश और कीड़े मार दोनों का काम करता है या किसी एक का? जी, ये फफूंदी कुश के तौर पे काम करता है, इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे काम नहीं करता। तो इसका मतलब है कि फफूंदी कश हम ट्राइकोडर्मा करेंगे और जो कीड़े मार है वो हम साथ में कुछ और मिक्स करेंगे इसका? जी, इंसेक्टिसाइड्स आप जो है वो अलग से इसमें मिक्स कर सकते हैं। जी डॉक्टर शफी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात हो रही है रस्ट की बीमारी की, तो गंदम में रस्ट की बीमारी इस वजह से भी आती है कि किसान बीज का चुनाव करते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते कि वो बीज उनके इलाके के लिए तजवीज़ करदा है कि नहीं। ऐसा बीज जो उस इलाके के लिए कंपैटिबल नहीं है, अगर आप वो वहाँ काश्त करेंगे तो यकीनन उसमें रस्ट की बीमारी आएगी। आइए आपको बताते हैं कि कौन सा बीज किस इलाके के लिए मौजूद है। गंदम की अच्छी पैदावार के लिए मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुख्तलिफ बीज तजवीज़ किए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहकम हमाद मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि किस इलाके के लिए ज़्यादा मौजूद बीज कौन सा है। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। जी, इस साल पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना बारानी इलाकों के लिए जो रिकमेंड की हैं वो 3 वैरायटियाँ टॉप पे जो आती हैं, एक अरूज है, एहसान है और दिलकश है। और जो हमारा ज़्यादातर एरिया है वो मैदानी इलाका है जहाँ पे अपना नहरी सिस्टम है, तो उसके लिए जो 3 टॉप पे वैरायटियाँ आ रही हैं तो उसमें अरूज 22 है और सुबहानी 21 है और दिलकश 20 जो है ना रिकमेंड की जा रही है। तो इसके अलावा भी दर्जनों वैरायटियाँ हैं लेकिन टॉप पे ये वैरायटियाँ आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमा दें कि जो बीज है, बीज और बेसल डोज यानी जब हम DAP डालते हैं इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? अक्सर किसान बहुत गहरा बीज और खाद डाल देते हैं जो बाज़ खाद जड़ों को अवेलेबल नहीं हो पाते। जो DAP है उसको तो हम पहले डाल के उसको मिक्स कर देते हैं प्लोइंग के साथ। अगर वो 4 से 5 इंच नीचे भी चली जाए या इससे भी ज़्यादा तो गंदम की जड़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं। लेकिन बीज का जो है ना इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे जाए। इससे गहरा जाता है तो जर्मिनेशन का परसेंटेज कम होती है। तो बस फार्मर उसके ऊपर सीड डाल के हल्का सा प्लैंकर चला दें या उसके ऊपर हल्का सा कोई क्रास वगैरह चला दें तो वो सफिशेंट है उसके लिए, मैक्सिमम 3 से 4 सेंटीमीटर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि जड़ें खाद तक पहुंच जाएंगी, गहरी भी चले जो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो DAP हम डालते हैं ये बेसल डोज के तौर पे डालते हैं और ये इब्तदाई दिनों में गंदम को चाहिए होते हैं, तो इब्तदाई दिनों में तो उसकी जड़ें इतनी गहरी नहीं जाती। नहीं, इब्तदाई दिनों में DAP नहीं चाहिए होती है उसको, और ये तकरीबन कोई पहले 15-20 दिन के बाद ही होते। इब्तदाई तो बेसल जो खुराक है वो सीड के अंदर मौजूद होती है और गंदम की सीड माशाल्लाह बहुत गहरी अपना जो उसकी रूट है गहरी जाती है तो वो इस DAP तक पहुंच जाती हैं। उसकी हाइट से भी ज़्यादा होती है गंदम की जो रूट होती है।
जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमा दें कि लास्ट ईयर की अगर बात करें तो जो वैरायटीज़ आपने नाम लिया है, इनमें से ज़्यादा पैदावार किसकी थी और कौन सी वैरायटी थी जो नहीं गिरी? ये सारी वैरायटी अवेलेबल थी और ये डिपेंड करता है पैदावार पे कि फार्मर ने प्रैक्टिस किस तरह की है। अगर फार्मर ने सीड की क्वांटिटी पूरी डाली है और फर्टिलाइज़र डाली है और टाइम पे बाकी चीज़ें की हैं तो ये इनकी यील्ड अच्छी आती है सारी वैरायटियों की। खादों के गैर मुतनासिब इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा हल चलाने की वजह से हमारी ज़मीनों की साख्त आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही है, जिसकी वजह से अज्ज़ाए कबीरा के साथ साथ अब अज्ज़ाए सगीरा की भी कमी वाक़ई होना शुरू हो चुकी है। हमारे किसान इस बात को अभी तक समझ ही नहीं पाए। यही वजह है कि हमारी पैदावार बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गंदम बुवाई के वक्त अज्ज़ाए कबीरा के साथ क्या अज्ज़ाए सगीरा भी दरकार होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अज्ज़ाए कबीरा की हामिल 3 बुनियादी खादें यानी नाइट्रोजन जो यूरिया का सोर्स है, डीएपी जो फास्फोरस का सोर्स है और पोटाश जो पोटाशियम का सोर्स है, गंदम को मुख्तलिफ स्टेज पे इन तीनों खादों की मुख्तलिफ मिकदार में ज़रूरत होती है। गंदम बुवाई के वक्त क्या डीएपी खाद इस्तेमाल करना काफ़ी है या इसके अलावा कुछ दीगर न्यूट्रिएंट्स भी दरकार होते हैं गंदम को? और दूसरी बात ये कि डीएपी इंतहाई महंगी होने की वजह से क्या इसका कोई मुतबादल मौजूद है? ये सब जानने के लिए इस वक्त डॉक्टर तौसीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर। मेरे नॉलेज के मुताबिक नेमल बदल मजबूरन करना पड़ता है, डीएपी का नेमल बदल नहीं होना चाहिए। मार्केट में नाइट्रोफास जो है वो दी जा रही है डीएपी के अलावा, कि लोग कहते हैं ये आप दे दें, लेकिन मैं सॉरी सर आपके साथ कि ये रिकमेंड नहीं करूँगा। बिजाई के वक्त कोशिश करें आप डीएपी ही डालें। यहाँ पे किसान को ये सोचना चाहिए कि मैंने डीएपी की प्लेसमेंट, डीएपी को कहाँ पर रखना है। ये आपके बीज से कम 3-4 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, और क्योंकि रिएक्शन के दौरान ये आपके बीज को डैमेज ना कर दे। जब आपका पौधा बढ़ रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, उस वक्त डीएपी नुकसान देगी, डीएपी कभी भी नहीं लगेगी। लेकिन बिजाई के वक्त आप डीएपी को ही करें। डॉक्टर साहब, हमारे पास मार्केट में इस वक्त बीओपी का ऑप्शन भी मौजूद है और कुछ किसानों के मुताबिक उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बीओपी हमारे लिए बायो ऑर्गेनिक जो फास्फेट है, ये हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। ये आपके पीएच कंट्रोल करने में भी मदद करती है और आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बढ़ाने में भी मदद देती है। जी डॉक्टर साहब, अभी हम अज्ज़ाए कबीरा की बात कर रहे थे। अज्ज़ाए सगीरा की बात करें तो गंदम को फास्फोरस के साथ और कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं? गंदम के लिए अज्ज़ाए सगीरा बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन अमूमन इनको इग्नोर कर दिया जाता है। अमूमन इनके ऊपर जो है ना अहमियत नहीं दी जाती। उनमें सर आएगा मैंगनीज़, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इसके साथ सल्फ़र मिलाया जाता है। लेकिन मैं क्योंकि वाज़े कर दूं, सल्फ़र माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। सल्फ़र को इसलिए मिला दिया जाता है कि ताकि ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा दे। अगर ये ज़मीन में आप शामिल करेंगे तो ज़मीन की बढ़ोतरी होती है, अगर पौधे पर करेंगे तो ये एंटी फंगल एजेंट भी है, आपके कोई फंगस की डिसीज़ नहीं आती। तो डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें जो हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपने बताए हैं अज्ज़ाए सगीरा, ये किस वक्त और कैसे और कितनी मिकदार में अप्लाई करने चाहिए? अच्छा, तो मैं आपको एक सादा तरीका बता देता हूँ। तो आपने ऐसे करना है कि जो सबसे ज़्यादा आपने डालने में पहले बताऊँगा, उसमें है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपने 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। उसके बाद मैग्नीज़ आपने सिर्फ 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। चिलेटेड जिंक आपने सिर्फ 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। बोरान आपने सिर्फ 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब इन माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ एक बड़ा अहम मैक्रो न्यूट्रिएंट जो मैंने आपको पहले बताया, सल्फ़र जो 90% प्योर हो, उसको 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेके इन सब का आप एक अहम मिक्सचर बना सकते हैं। उस मिक्सचर को आप 120 लीटर के हिसाब से पर एकड़ पर स्प्रे करें। और ये आपने करना कब है
ये जब आपका पहला पानी लग जाए और ये वतर में आ जाए तो तकरीबन 10 बजे के दौरान चिकनी धूप के अंदर आप जो है ये स्प्रे कर देंगे तो ये जो 5-6 चीज़ों का मेज़ा मिलेगा, ये आपके अज़ाए सगीरा की जो है एफिशिएंसी को बहुत हद तक बढ़ा देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बेसल डोज यानी जब बिजाई होती है गंदम की, उस वक्त कोई अज़ाए सगीरा दरकार होते हैं? जी, उसमें ये है कि कोशिश करें कि बेसल मिले, जो चीज़ ज़मीन से मिलती है पौधे को, वो है सही तरीका, वो प्रॉपर तरीका है, ज़मीन से ही उसको माइक्रो न्यूट्रेंट भी मिले, अज़ाए सगीरा भी मिले, अज़ाए कबीरा भी मिले। फोलियर तो फिर ऐसे है ना कि एक ज़मींदार अगर भूल गया, वक्त पर नहीं दे सका, तो उसके पास अभी टाइम है। और फोलियर जो है ये एडिशन भी होती है कि आप जैसे ग्लूकोज की बोतल किसी मरते इंसान को लगा देते हैं, तो बेहतर तो ये है कि वो इंसान पहले से मजबूत हो, वो पौधा पहले से मजबूत अगर नहीं है तो फिर फोलियर का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, जो सल्फर है ये अगर हम बिजाई के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा? सर देखें, सल्फर की जो है ना, मैं एक एम्बिग्विटी जो लोगों में पाई जाती है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो है ना ये गलत चीज़ पेश कर रहे होते हैं। आप चेक कर सकते हैं लिटरेचर में, सल्फर कोई माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। पहली बात, सल्फर हमारी इसलाह करता है और बाकी जो न्यूट्रिएंट जितने भी हैं ना उनको मिलने में कारआमद होता है। दूसरा, ये एंटी फंगल है, ये मेजर न्यूट्रिएंट है, ये NPK जो आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उसके बराबर इसकी वैल्यू है। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, जब तक आप बैलेंस खादों का इस्तेमाल नहीं करते तब तक आप गंदम की अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। गंदम की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के बुनियादी तौर पर 2 तरीके हैं। एक तरीका प्री एमरजेंस यानी जड़ी बूटियां उगने से कबल ही स्प्रे कर देना ताकि उगने से पहले ही वो ख़त्म हो जाए, और दूसरा तरीका पोस्ट एमरजेंस यानी जड़ी बूटियां उगने के बाद उनको कंट्रोल करना। इस तरीक़ाकार के तहत जड़ी बूटियां तो कंट्रोल हो जाती हैं लेकिन बाज़ औक़ात फसल भी दबाव में चली जाती है। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि गंदम की फसल में जड़ी बूटियां उगती क्यों हैं। अगेती काश्त में जड़ी बूटियों का उगाव कम होता है, जबकि 15 नवंबर के बाद काश्त की जाने वाली गंदम में उनका हमला शदीद हो सकता है। जमीन की तैयारी ना करने से भी जड़ी बूटियां ज्यादा उगती हैं। बास औकात गंदम के बीज में भी जड़ी बूटियों का बीज मौजूद होता है जो गंदम के साथ उग जाता है। गंदम से कबल काश्त की गई फसल में उगने वाली जड़ी बूटियों के बीज भी जमीन में ही मौजूद होते हैं जो मुनासिब दर्जा हरारत मिलने की सूरत में उग जाते हैं। गंदम की फसल को जड़ी बूटियों से कैसे महफूज किया जा सकता है, इस हवाले से मजीद जानने के लिए इस वक्त डॉक्टर अम्मार मतलूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फरमाइएगा, क्या बेहतरीन तरीका है कि गंदम की फसल से जड़ी बूटियां भी ख़त्म हो जाएं और गंदम की फसल स्ट्रेस में भी ना जाए? गंदम की जड़ी बूटियों का जो बेहतरीन तरीका है वो मरबूत तरीका इंसदाद है, यानी कि जो तमाम मुमकिन तरीका जात हैं उनको मरबूत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि किसी एक तरीके पे, जिस तरह अमूमी तौर पे लोग जो जड़ी बूटी माँ जहरें हैं सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करके कहते हैं कि हमारा जो है जड़ी बूटियों से छुटकारा हो जाए। तो उसमें जो बेहतरीन जड़ी बूटियों से पाक साफ़ सुथरा बीज है वहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जो ज़मीन की तैयारी है उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा, जो कितारों का बाहमी फासला है उसको भी देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस के बारे में बता दें, किसान कौन सा तरीका इस्तेमाल करें और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? जी, गंदम में कबल उगाव और बाद उगाव दोनों ही ज़हरें इस्तेमाल की जा सकती हैं और दोनों ही पाकिस्तान में मुयस्सर भी हैं। जब हम प्री इमरजेंस या कबल उगाव जहर की बात करेंगे तो जो नाम हमारे जहन में आएगा वो पेंडिमेथिलीन है। तो पेंडिमेथिलीन को यहाँ तो जब आपने इस्तेमाल करना, आप उसको आखिरी जो हमारा हाल होगा उसके वक्त ज़मीन में उसमें स्प्रे करके तो उसके ऊपर आप सुहागा फेर दें या उसको आप रूटावेट वगैरह से ज़मीन में मिक्स करते हैं। तो उसमें एक चीज़ की जो सबसे बड़ी एहतियात होगी वो ये है कि स्प्रे के बाद जो पहले 3 या 4 दिन बारिश ना होने पाए। अगर बारिश आ जाती है तो उससे हमारा उगाव जो है वो मुतासर होगा, और अगर उगाव मुतासर होगा तो हमारे जो फी मरबा मीटर पौधे जो हमें दस्तयाब होंगे जिनसे आगे जाके हमारी सारी पैदावार बननी है वो कम हो जाएंगे। कोई जेनेरिक जहर बता दें जो
पोस्ट एमरजेंस के तौर पे इस्तेमाल करने से अच्छा रिजल्ट आए? उसमें अगर तो हमने कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करनी है, यानी कि वो हर्बिसाइड जो चौड़े पत्ते वाली और घास खानदान दोनों को एक ही स्प्रे में हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आयोडो प्लस मीजोसल्फुरान है, ये यूज़ हो सकती है। पायराक्सोलाम है, वो यूज़ हो सकती है। उसके अलावा ट्राई अल्ट्रा या ट्राईवैक्स सुपर वगैरह जो हैं, ये डिफरेंट इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जी डॉक्टर अमार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करके ही गंदम की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। हम तकरीबन 21 से 22 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त करते हैं, मगर मकामी ज़रूरत पूरी ना होने के बायस हर साल 4 से 6 मिलियन मैट्रिक टन गंदम बैरून ममालिक से महंगे दामों इंपोर्ट की जाती है, मगर हमारी हुकूमत मकामी किसानों को सहूलियात नहीं देती कि वो फी एकड़ पैदावार बढ़ाएं। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत किस तरह सब्सिडी दे रही है गंदम के काश्तकारों को और काश्तकार किस तरह की सब्सिडी चाह रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गंदम की फी एकड़ कम पैदावार की चंद वजूहात में एक वजह यह भी है कि प्लानिंग के वक्त किसान ठीक तरीके से खादों का इस्तेमाल नहीं करते, बीज का चुनाव दुरुस्त नहीं किया जाता, ज़मीन की तैयारी ठीक नहीं की जाती और बीज को जहर नहीं लगाया जाता। इसीलिए हमारी फी एकड़ एवरेज पैदावार 30 मन से भी कम है, मगर पाकिस्तान में ही चंद किसान 80 मन से भी ज़ायद फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं। आइए आपको गुज़श्ता चंद सालों का रिकॉर्ड दिखाते हैं कि किस किसान ने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैदावार हासिल की। 3 साल कबल रहीम यार खान के मोहम्मद आसिफ ने 77 मन गंदम फी एकड़ पैदावार हासिल की। गुज़श्ता सीजन में कमालिया के एक किसान अब्दुल मनान ने फी एकड़ 87 मन पैदावार हासिल की। शुजाबाद के अब्दुल हन्नान ने 3 साल कबल 77 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की। हुकूमत की तरफ से इन तमाम लोगों को अच्छी पैदावार हासिल करने पर नकद इनामात भी दिए गए। पाकिस्तान में हर साल गंदम की सबसे ज्यादा पैदावार लेने वाले किसान की फी एकड़ पैदावार 75 मन से जायद होती है, तो फिर हमारा आम किसान क्यों 30 मन से भी कम हासिल कर रहा है? रवायती तरीके से काश्त की गई गंदम की न सिर्फ फी एकड़ पैदावार कम होती है, बल्कि तेज हवा और बारिशों की वजह से गंदम गिर भी जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक प्रोग्रेसिव फार्मर डॉक्टर अबुल फजल साहब मौजूद हैं। वो बिल्कुल नए तरीके से गंदम काश्त करते हैं और उनकी पैदावार भी बड़ी ज़बरदस्त आती है और गंदम गिरती भी नहीं। उनसे इनकी कामयाबी के राज पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बेनियामीन। सबसे पहले तो ये बताएं कि लास्ट ईयर हमने आपकी गंदम देखी थी, दूसरों की, आपके हमसायों की गिरी हुई थी, आपकी गंदम गिरी नहीं थी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने ज़ीरो टिलेज से काश्त की थी, जिसकी वजह से बीज जो है तकरीबन 2.5 इंच की गहराई पे लगता है और उसकी जो जड़ें हैं वो बड़ी अच्छी मजबूती से ज़मीन जकड़ लेती है। और उसमें यह है कि हमारा ख़र्चा भी बहुत कम होता है। आजकल डीज़ल भी महंगा है और उसको ज़मीन को तैयार करने में 25-30 हज़ार का ख़र्चा है, जबकि ज़ीरो टिलेज में 3-4 हज़ार रुपये में पूरा एकड़ जो है वो हमारी बिजाई हो जाए। अच्छा, ज़ीरो टिलेज मशीन जो है ये है आपके पास। जिन फार्मर्स के पास मशीन नहीं है, ज़ाहिर है उनके लिए तो प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये एक इन्वेस्टमेंट है जो एक ही सीज़न में आपको पे ऑफ कर जाएगी। तो इसको या 2-3 किसान मिल के ज़मीन ले लें या कोई सर्विस प्रोवाइडर। अभी हमारे कई हमसाए हैं जो चाहते हैं कि हम उनकी भी ज़मीन पे ये ज़ीरो टिलेज कर दें और हम इनकरेज करते हैं ताकि वो भी इससे मुतारिफ़ हों और आगे चल के ये तरीका जो है ये मकबूल हो जाए और इसमें हमारे मुल्क की भी बेहतरी है। क्या वजह है फिर इसको लार्ज स्केल पे पाकिस्तान में क्यों नहीं अडॉप्ट किया जा रहा? इसकी मेरे ख्याल में 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारा जो काश्तकार है वो कोई नई चीज़ करने से बहुत घबराता है। उसके हालात ऐसे नहीं होते कि वो कोई सेटबैक बर्दाश्त कर सके, तो नई चीज़ में रिस्क बहरहाल होता है, कम से कम उसकी टेक्निक को समझने में। दूसरी चीज़ ये कि ये जो आलात हैं हमारे, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री बना रही है वो मियारी नहीं है, जिसकी वजह से जो आदमी नया शुरू करता है उसको कामयाबी नहीं मिलती। और ये एक मामूली सी तवज्जो देने से
जिसमें इंजीनियर्स हैं, महकमा है और काश्तकार हैं, हम अपने आलात को बेहतर बना सकते हैं। तो आपके ख्याल से जो महकमा है वो जो उनका एग्जैक्ट रोल है इस बारे में, इस चीज़ को प्रमोट करने में, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं या किसी जगह कमी बताइए? देखें, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि हमें खुद अपना काम करना चाहिए। मालूमात की हद तक और कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार में ज़रूर हमें उनको रहनुमाई मिलती है, लेकिन बदकिस्मती से फील्ड में हमें नज़र नहीं आते। अच्छा सर, दुनिया के अक्सर ममालिक में ये मॉडल है कि MA, MPhil और PhD की डिग्री उस वक्त तक नहीं दी जाती जब तक बच्चे प्रैक्टिकली फील्ड में जाके काम नहीं कर लेते। फील्ड का मतलब कोई 20 एकड़, 30 एकड़, 50 एकड़। तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में यही तरीका है। ये जितनी भी फ़नी तालीम है, इसमें अप्रेंटिसशिप और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का एक रोल है। एक तो आपने सोइंग का तरीकाकार बदल दिया, ज़ीरो टिलीज पे चले गए। इसके अलावा आप क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपकी फसल दूसरों की निस्बत अच्छी होती है? देखें, इसमें पहली तो बेसिक चीज़ ये है कि हमें अपनी ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जो है ना, पानी के लिए ट्यूबवेल लगाते हैं, नहर से लाते हैं, लेकिन पानी के निकास का कोई बंदोबस्त नहीं करता। ये जो पक्की ज़मीनें हैं, इनमें पानी जज़्ब करने की सलाहियत कम होती है, तो हमें पानी का ड्रेनेज भी बनाना चाहिए। मैंने जहाँ पानी के इनलेट खाले बनाए हैं, मैंने पानी के ड्रेनेज का बंदोबस्त किया, क्योंकि आपकी सारी फसल 3-4 दिन की एक्सेसिव बारिश से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके दीगर किसान भी डॉक्टर अबुल फजल की तरह अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसी भी फसल की इमदादी कीमत का तयन इसलिए किया जाता है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल काश्त करें और पैदावार में इजाफा हो। इस वक्त पाकिस्तान भर में गंदम की बुवाई का सीज़न शुरू हो चुका है, मगर हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। असूली तौर पर गंदम बुवाई से कबल इसका ऐलान हो जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार इसकी काश्त करें, मगर पाकिस्तान में कुछ उल्टा सिस्टम चल रहा है। बुवाई की बजाय कटाई के वक्त गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान किया जाता है। गंदम बुवाई का सीजन माह नवंबर से शुरू हो जाता है और गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान इससे कबल होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ गंदम की कटाई माह अप्रैल में होती है और गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान भी उसी वक्त ही किया जाता है। जबकि भारत की बात करें तो वहाँ हर साल सितंबर ता अक्टूबर में गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान कर दिया जाता है और किसान भरपूर तरीके से ज्यादा अखराजात करके गंदम की बुवाई करते हैं। हुकूमत की तरफ से खाद और बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी से भी किसान नाखुश नजर आते हैं। इस सब्सिडी की तरसील टोकन के जरिए की जाती है और यह टोकन बैग के अंदर मौजूद होता है। इसकी अदायगियां काफी ताखीर से होती हैं। किसान परेशानी के बायस ये टोकन आधी कीमत पर फरोख्त कर देता है और मुल्क भर में एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो आधी कीमत पर ये टोकन खरीद कर मिली भगत से इसको कैश करवाता है। आइए चंद किसानों से पूछते हैं कि सब्सिडी के मामले में उनको किन मुश्किलात का सामना है। ये टोकन तो सरासर फ्रॉड है, ये एक किस्म की गेम चेंजर बनाया हुआ है। ये टोकन काश्तकार के पास ही रहता है, हमारे पास ही रहता है। ये ना तो इसको बाद में कोई आड़तिया लेता है, ना ही इसको पेस्टिसाइड वाले लेते हैं, ना ही हमसे गवर्नमेंट लेती है। ये हमारे पास ही ज़ाया हो जाते हैं, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता टोकन का। किसान को फ़ायदा देना चाहते हैं तो वो उसको अच्छी किस्म का आप सीड दें, बीज दें। हमारा अलविया ये है कि हम अपनी गंदम का वाला बीज ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी पैदावार बहुत कम होती है। सब्सिडी में हमें बीज सस्ते मिलें, खाद सस्ती मिले, इसी तरह की हमें मराहत मिलेंगी तो हम खुद कफील होंगे, वरना नहीं। हमारे तो हर चीज़ जो महंगी हो रही है। मुश्किलात ये होंदियां ने कि जे खाद का टाइम आउंदा है तो खाद सानू नहीं मिलती। खाद इत्थों नहीं दे रहा जी, कोई ब्लैक बेच रहा, कोई कुछ कर रहा। बिजली है तो ਉਹਦਾ बिल कितना आ रहा जी, साड़ा वो भी नुकसान बड़ा हो रहा बिजली के बिल की वजह तो भी। मुश्किलात ये ने जी कि तेल बहुत महंगा है, खाद बहुत महंगी है। अगर जो मिलती है तो एक बोरी तो ਵੱਧ मिलती नहीं है। अगली भावें किसी 10 किले जमीन है, वो एक खाद बोरी ਨੂੰ की करेगा, कितने पाएगा। सानू जो प्रॉफिट होनी चाहिए वो आड़ती लेंदा वा, सानू नहीं मिलती है। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੱਲ ਫਸਲ ਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਨਾ DAP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਸਸਤੇ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਟੋਕਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ DAP ਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਆੜਤੀਏ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਟੋਕਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਟੋਕਨ ਦਾ। ਖਾਦਾਂ ਸ਼ਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, नहीं तो उन्होंने मर्जी की बात है। जमीन की अच्छे तरीके से तैयारी, बर वक्त बिजाई, इलाके के लिहाज से गंदम के बीज का चुनाव, अज्जाए कबीरा के साथ अज्जाए सगीरा वाली खादों का इस्तेमाल और इसके अलावा जड़ी बूटियों का बर वक्त कंट्रोल, ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना कर किसान 30 मन की बजाय 60 से 70 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार हासिल कर सकता है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाजरा, मौसम और मंडियों की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुश आमदीद। साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं हफ्ता भर की अहम ज़री खबरें डिस्कस करने के लिए। साइम साहब, वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस वक्त 1000 रुपये पाकिस्तान भर में यूरिया का रेट ब्लैक में ऊपर जा चुका है। आप क्या समझते हैं, ये स्टेटमेंट देना काफ़ी है? इसको आपसे स्टेटमेंट ही समझें जो कि अखबारात का पेट भरने के लिए या चैनल का पेट भरने के लिए की जाती है। और उनको अच्छी तरह पता है कि इस वक्त महकमा ज़राअत जो कि सिंध का है, वो पाकिस्तान के तमाम 5 सूबों के महकमा ज़राअत में सबसे ज़्यादा करप्ट है। सबसे ज़्यादा इस वक्त पेस्टिसाइड या खाद जो उनसे सब स्टैंडर्ड या एडल्ट्रेटेड है, जाली खादें हैं, वो सिंध में बिकती हैं और सरकारी सरपरस्ती में बिकती हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, उनको सारी खबर है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन है सिंध के महकमा ज़राअत को। बल्कि उनके मतलब तो कहा जाता है कि आला अफसरान जो उनसे हैं वो जूनियर अफसरान को कहते हैं कि आप हमें मंथली पहुँचाएँ, नहीं तो आपके खिलाफ हम एंटी करप्शन में केस करवा देंगे। जी साहब, हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो गन्ने का रेट हुकूमत की तरफ से निकाला जा रहा है वो 375 रुपये फ़ी मन है। आपको क्या लगता है किसान के लिए ये काबिल कबूल होगा? ऐसा है कि ये एक तखमीना दिया गया है महकमा ज़राअत, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ जो दीगर डिपार्टमेंट है जो गन्ने की जो पैदावारी लागत का तखमीना करते हैं किसानों की पंजाब के अंदर। उनके मुताबिक पंजाब में गन्ने की जो काश्त का 1 एकड़ काश्त का खर्चा है वो 350 रुपये फ़ी मन आ रहा है। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि आप पैदावार कितनी ले रहे हैं। अगर तो आप 1000 मन ले रहे हैं तो हर फार्मर की 1000 मन पैदावार नहीं है, और अगर किसी की 600 या 700 मन पैदावार है तो उसका तखमीना तो 500 रुपये क्रॉस कर गया। तो इस वक्त एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जो वज़ीर आला साहब ने कल की न्यूज़ है, कल जो उन्होंने तमाम जो शुगर के जो उनसे मैन्युफैक्चरर से उनसे मीटिंग करके पंजाब के लिए जो चीनी का रेट तयन किया है वो 140 रुपये फ़ी किलोग्राम किया है। तो इस हिसाब से जो फार्मूला है, जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है जिसके तहत ये रेट निकाला जाता है, चीनी के रेट से गन्ने की कीमत का तयन किया जाता है, उसके मुताबिक तो गन्ने की कीमत 500 रुपये होनी चाहिए। अब अगर आप 500 रुपये गन्ने की कीमत के पे नहीं करते और चीनी आप 140 में लेते हैं तो आप डेफिनेटली जो हुकूमत है वो माफियाज को नवाज रही है। अच्छा सैम साहब, इस वक्त जो ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा चल रहा है पाकिस्तान में ज़राअत की बेहतरी के लिए, उसमें एक स्टेटमेंट आई है ज़राए के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना है कि हम किसी रिटायर्ड जर्नल को या किसी रिटायर्ड फौजी ऑफिसर को ये ज़मीनें नहीं दे रहे, ये ज़मीनें ज़री ग्रेजुएट्स को मिलेंगी और दीगर जो इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं उनको मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि ये दुरुस्त फैसला, इसमें कहाँ तक सच है? बिन्यामिन साहब, आपको याद होगा कि जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था हमारी भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शायद इसमें एक बंदरबांट की जाएगी और फौजी अफसरान को ये ज़मीनें दी जाएंगी। लेकिन पिछले 3 माह से जो देख रहे हैं, और मैंने इसके जो ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया कि ये ज़्यादातर जो ज़मीनें दी जा रही हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जा रही हैं। अभी हालिया में जनरल शाहिद नज़ीर साहब जो लिम्स के CEO हैं, उनका बयान आया है कि हम ज़री ग्रेजुएट्स को भी ये ज़मीनें देंगे, लेकिन फ़ौजी अफसरान की को सख्ती से मवानियत है, बल्कि बहुत ज़्यादा सख्ती है कि किसी भी फ़ौजी अफसर को इंफरादी हैसियत में कोई ज़मीन ना मिल सके। सिर्फ ये ज़मीनें कोशिश की जा रही हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जाएँ, और ये बहुत ही खुशाइन बात है। सैम साहब, अगर हम भारत का और पाकिस्तान का मुआवजा करें गंदम की कीमत की स्पोर्ट प्राइस अनाउंसमेंट के ऊपर,
तो भारत हमेशा सोइंग से कबल ही अनाउंस कर देता है और पाकिस्तान में कटाई के करीब जाके अनाउंस की जाती है प्राइस। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट प्राइस पहले से अनाउंस कर दी जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो किसानों को? स्पोर्ट प्राइस पहले से ही अनाउंस करनी चाहिए। इस वक्त साउथ पंजाब में आपके बहुत से इलाकों में जहाँ पर आपकी ज़मीनें खाली पड़ी थी, सिंध के अंदर आपकी गंदम की जो काश्त शुरू हो चुकी है। और ये इस तरह वही किया जा रहा है जो महकमा ज़राअत ने आगे किया था, कॉटन के लिए किया था कि कॉटन की स्पोर्ट प्राइस कॉटन की काश्त शुरू होने के बाद की गई। तो उसका क्या नतीजा निकलता है? अभी आप गंदम की स्पोर्ट प्राइस की अनाउंसमेंट करें, फार्मर को अंदाज़ा हो जाएगा भाई अगर 4500 प्राइस आती है, 4000 रहती है या इससे 4200 आती है, तो उसके मुताबिक वो अपना बजट सेट कर लेगा कि मुझे कितनी खाद डालनी है, कितने एकड़ गंदम काश्त करनी है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल क्रॉप बन चुकी है। अगर आप स्पोर्ट प्राइस नहीं करते तो इसका फ़ायदा क्या होता है? फार्मर जो है कश्मकश में रहता है और आपका सही जो सा डाटा है या सही आपका जो सा इसका आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता। जी साइम साहब, इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अगला हफ्ता ज़राअत के लिए कैसा रहेगा और कहाँ कहाँ बारिश होने के इम्कानात हैं, कहाँ कहाँ दर्जा हरारत कितना रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह होगी, इस्लामाबाद समेत पोठहार और गुजरांवाला डिवीज़न में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश रहने का इम्कान है। कोटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। KP पेशावर समेत मालाकंड, हज़ारा और सवात वगैरह में हल्की बारिश का चांस है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आने वाले वीक के दौरान कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जी ठीक है सर, ये बता दें कि दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, क्या इम्कानात हैं दर्जा हरारत के पाकिस्तान भर में? टम्परेचर की बात की जाए तो इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साइम साहब फरमाइएगा, कैसा रहेगा ये हफ्ता ज़रा? ये हफ्ता तो खुश्क रहेगा, बारिश की तवक्कुआत कहीं पे भी नहीं है, लेकिन एक इसमें खुशाइन बात भी है बरानी इलाकों के लिए कि मौसम रातें ज़्यादा जल्दी ठंडी हो गई हैं और रात को ओस गिरनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बरानी इलाकों में जो गंदम काश्त होगी या चना काश्त किया जाएगा उनकी जर्मिनेशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो मकई, जो लेट मकई जिसने काश्त की थी, उसको नुकसान होगा कि इसके मकई के दाने की भराई जो सी है, पकवाई, वो तखीर का शिकार हो जाएगी, बल्कि शायद मुमकिन है कि ना हो सके। जी, ऐसी मकई जो है वो साइलेज के लिए इस्तेमाल होगी। साइम साहब, कोई ऐसा फार्मूला, कोई अमाइनो एसिड्स का स्प्रे, कोई जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे रिकमेंडेड होता है ताकि ये थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाए क्रॉप? देखें, इसमें वो अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा सकते हैं। अमाइनो एसिड्स और जितना भी होता है वो प्रोटीन ब्लॉक बनाता है और इम्यूनिटी देता है। मसलन अगर मौसम ठंडा हो रहा है, कोई भी चेंज, क्लाइमेटिक चेंज जो इम्पेक्ट करती है पौधे को उसके रूटीन के लाइफस्टाइल से, लाइफ साइकिल से हटाने में या उसको डिस्टर्ब करती है, तो अमाइनो एसिड का इस्तेमाल उस लाइफ साइकिल को बरकरार रखने में मदद देता है। तो डेफिनेटली जिनकी काश्तकारों की जिनकी मकई तैयार नहीं हो सकी, अगर अमाइनो एसिड का स्प्रे कर लेंगे, मकई काफ़ी बड़ी है इस वक्त, स्प्रे मुश्किल होगा, अगर किसी तरीके से कर लें या उसको पानी के साथ दे दें तो बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिल जाएगा, उनकी मकई जल्दी तैयार हो जाएगी। जी साइम साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।